अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज एक न्यू चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी के 20 चैप्टर क्रोमोसोम्स एंड डीएनए का सिर्फ आज हम तारुफ देखेंगे। ये चैप्टर काफ़ी कंसेप्चुअल है और इसमें आज के वीडियो में आपने बेसिक कंसेप्ट अपने क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्या होते हैं। तो अगर देखा जाए एक सेल है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, धागानुमा साख्तें पाई जाती हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान नजर आती हैं। जब सेल तकसीम हो रहा होता है तब वो साख्तें नजर आती हैं, उन साख्तों को हम नाम देते हैं क्रोमोसोम्स। तो देखिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, धागानुमा साख्तें व्हिच आर प्रेजेंट, जो मौजूद होती हैं विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ऑफ द सेल, सेल के। इसका मतलब यह है कि जो सेल है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर धागानुमा साख्तें पाई जाती हैं, उनको हम नाम देते हैं किस चीज का, क्रोमोसोम्स का। और ये जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं सिर्फ उस वक्त नजर आते हैं जब सेल तकसीम हो रहा होता है। तो इसी वजह से यहां पे लिखा हुआ है दे अपीयर्स, ये जो है नजर आते हैं ओनली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन का प्रोसेस हो रहा होता है तब ही हमें क्रोमोसोम सेल्स के अंदर नजर आते हैं। अच्छा, एक और चीज कि सेल जब तकसीम नहीं हो रहा होता तो ये क्रोमोसोम्स कहां जाते हैं, तब क्रोमोसोम्स ढीले और बारीक धागों की सूरत में पाए जाते हैं जिनको हम क्रोमैटिन कहते हैं। और जब सेल तकसीम हो रहा होता है तो वो जो क्रोमैटिन है वो मखसूस साख्तों में चेंज हो जाता है जिनको हम क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। तो ये जो हमारे पास क्रोमोसोम है इनको सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, सबसे पहले जिसने इसकी डिस्कवरी की थी उसका नाम है वेल्डर फ्लेमिंग। वेल्डर फ्लेमिंग मतलब कि वेल्डर फ्लेमिंग ने सैलमेंडर का जाइगोट लिया। सैलमेंडर के जाइगोट के अंदर उसने, जब वो उसके अंदर तकसीम हो रही थी, सेल डिवाइड हो रहा था, तो तब उसने उस जाइगोट के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखी जिनको नाम दिया जाता है क्रोमोसोम्स का। इसके बाद अगर देखा जाए जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो मुख्तलिफ स्पीशीज के अंदर चेंज होती चली जाती है। मतलब हर स्पीशीज के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं, ये मारूजी यहाँ से बन सकती है। फ्रॉग के अंदर 26 क्रोमोसोम्स, पेनिसिलियम के अंदर 1 क्रोमोसोम और हनी बी के अंदर 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। मंकी के अंदर 48 क्रोमोसोम्स, ह्यूमन बीइंग इंसानों के अंदर जो है वो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और रैट मतलब चूहे के अंदर जो है 40 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये आपके सामने जो है आप देख सकते हैं हर स्पीशीज के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो क्या है, एक दूसरे से हटकर है। तो इसके बाद हमारे पास एक इंतहाई अहम और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है, कैरियोटाइप किसे कहते हैं। एक इंडिविजुअल के अंदर, एक फर्द के अंदर जो स्पेसिफिक, जो पार्टिकुलर सेट है क्रोमोसोम का, उस क्रोमोसोम के मखसूस सेट को हम नाम देते हैं कैरियोटाइप का। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास कैरियोटाइप लिखा हुआ है, द स्पेसिफिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पे आप पार्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स भी लिख सकते हैं जो कि कहां पाया जाए, एक इंडिविजुअल में, एक फर्द के अंदर पाया जाए, उसका हम नाम देते हैं कैरियोटाइप। अभी हमारे पास वेरिएशंस आती हैं, इसको हम उर्दू में कहते हैं तब्दीलियां आती हैं, तगय्युरात आते हैं। तो जानदारों के अंदर तगय्युरात या वेरिएशंस या तब्दीलियां क्यों आती हैं, दो चीजों की वजह से। नंबर 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के चेंज होने की वजह से तब्दीलियां आती हैं, या शेप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स की शेप है उसके अंदर तब्दीली आएगी, तब भी हमारे पास क्या हो सकती है, जानदारों के अंदर वेरिएशन आ सकती हैं, तब्दीलियां आ सकती हैं, दूसरे अल्फाज में तगय्युरात जो है वो वाक़ई हो सकते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, क्रोमोसोम्स की शक्ल देखी जाए तो आप देख सकते हैं इसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर जो है इसको हम नाम देते हैं सैटेलाइट। ये वाला पार्ट सैटेलाइट कहलाता है। इसके नीचे छोटी सी कंस्ट्रक्शन है
दबी हुई जगह है उसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को ही नाम दिया जाता है किस चीज का, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। ये जो है न्यूक्लियस को ऑर्गेनाइज करता है, इसी वजह से सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को हम नाम दे देते हैं किस चीज का, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर का। तो इसके बाद सेंटर में जो आप देख सकते हैं इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का दूसरा नाम है सेंट्रोमियर। ये चीज आपने लाजमी तौर पर ध्यान रखनी है, ये आगे काम आएंगे। सेंट्रोमियर को हम नाम देते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन किसको कहा जाता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर को, और इसका लास्ट ऊपर वाला पार्ट जो है उसको नाम देते हैं सैटेलाइट का, और इसके जो बाजू होते हैं, आर्म्स होते हैं, उनको हम नाम देते हैं क्रोमैटिड्स। अब अगर देखा जाए जो क्रोमोसोम है इसकी जो शेप है वो एनाफेज के दौरान क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो आप ध्यान में रखेंगे ये जो शेप है, शेप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स की जो शक्ल है वो कब चेंज होगी, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनाफेज। जब एनाफेज का प्रोसेस होता है तब क्रोमोसोम्स की शक्लें जो है क्या होती रहती हैं, तब्दील होती रहती हैं। जैसे कि आपके सामने इंतहाई इंपॉर्टेंट मारूफियां हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है। पहली जो शेप है वो है टेलोसेंट्रिक, दूसरी है एक्ट्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक। कैसे नाम देखें, टेलोसेंट्रिक, एक्ट्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक। तो सबसे पहले बात की जाए टेलोसेंट्रिक की, यहाँ पे सेंट्रोमियर जो है वो मौजूद होता है टिप पर। जैसे आप देख सकते हैं ये क्रोमोसोम है, इसकी जो टिप है, टिप के ऊपर जो है ये सेंट्रोमियर मौजूद है। अगर सेंट्रोमियर जो है टिप पर पाया जाए तो उसको हम नाम देते हैं टेलोसेंट्रिक का। अगर सेंट्रोमियर पाया जाए नियर ऑफ द टिप, टिप के नजदीक पाया जाए, ये टिप पर नहीं है थोड़ा सा नीचे है, तो इसको हम नाम देते हैं एक्रोसेंट्रिक का। अगर ये जो हमारे पास सेंट्रोमियर है वो सेंटर में पाया जाए, ये आप देखें ये सेंटर में पाया जाता है, तब हम नाम देते हैं किस चीज का, मेटासेंट्रिक का। अगर नियर द टिप ऑफ द हैवी, यहाँ पे टेलोसेंट्रिक में हमने क्या कहा था, टिप पर पाया जाएगा। उसके बाद एक्रोसेंट्रिक में हमने क्या कहा था, नियर द टिप ऑफ द हैवी पाया जाता है। मेटासेंट्रिक में सेंटर के ऊपर पाया जाता है, और सब मेटासेंट्रिक के अंदर सेंट्रोमियर जो है उससे थोड़ा सा ऊपर पाया जाएगा, या सेंट्रोमियर से या क्रोमोसोम का जो सेंटर होगा, तो वो जो उसका सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम का, वो सेंटर से थोड़ा सा ऊपर या नीचे जब पाया जाता है तब जो शेप नजर आती है वो क्या होती है, सब मेटासेंट्रिक की। अब अगर देखा जाए टेलोसेंट्रिक के अंदर हम कहते हैं ये आई शेप है, आप देख सकते हैं ये आई शेप है, और एक्रोसेंट्रिक में हम कहते हैं ये क्या है, जे शेप है। इसको अगर ऐसे किया जाए साइड पे तो इसकी शक्ल इस तरह बन जाएगी, तो ये जे शेप होगा। और मेटासेंट्रिक के अंदर वी शेप पाया जाता है, देख सकते हैं आप, वी शेप में अगर होगा तो उसको हम क्या नाम देते हैं, मेटासेंट्रिक। अगर एल शेप की सूरत में है तो इसको हम नाम देते हैं किस चीज का, सब मेटासेंट्रिक। अब अगर एक और चीज देखी जाए, टेलोसेंट्रिक में सिर्फ एक बाजू होता है, दूसरा बाजू होता ही नहीं है, इंतहाई इंपॉर्टेंट मालूमी है। अगर एक्रोसेंट्रिक की बात की जाए तो एक जो बाजू है एक्सट्रीमली स्मॉल है, दूसरा जो है एक्सट्रीमली लार्ज होगा। और मेटासेंट्रिक के अंदर दोनों बाजू का जो साइज है वो क्या होता है, सेम होता है, बराबर होता है। और सब मेटासेंट्रिक के अंदर जो है एक बाजू थोड़ा सा छोटा होता है और दूसरा बाजू थोड़ा बड़ा होता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स थी क्रोमोसोम्स की। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे पास क्रोमोसोम है वो किस चीज से मिलकर बनता है, कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम क्या है। तो यहां तक आपको ये सारा वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, तो थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं, कैमरा थोड़ा सा चेंज करते हैं। जी, अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स की। तो हमारे पास जो क्रोमोसोम है इसकी कंपोजिशन की बात अगर करें, कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स, कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन देखी जाए तो क्रोमोसोम्स के अंदर हमें दो चीजें जो है देखने को मिलती हैं। पहली जो चीज है उसको हम नाम देते हैं डीएनए, और दूसरी चीज है हिस्टोन प्रोटीन। मतलब जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो चीजों से मिलकर बनते हैं, डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से। अब
वन बाय वन करके पहले डीएनए की बात करते हैं, फिर हिस्टोन प्रोटीन की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम डीएनए को देखें तो डीएनए जो है ये 40% पाया जाता है क्रोमोसोम के अंदर, और जो हिस्टोन प्रोटीन है वो 60% पाई जाती है क्रोमोसोम के अंदर। परसेंटेज फिर से सुने, जो डीएनए है वो 40% और जो क्रोमोसोम है वो 60% पाए जाते हैं। डीएनए जो है क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए की जो परसेंटेज है वो 40% है, और बाकी जो 60% बचता है वो क्रोमोसोम्स के अंदर क्या चीज होगी, क्या होगी मेरे ख्याल में कि हिस्टोन प्रोटीन होती है। इसके बाद देखा जाए कि जो डीएनए है ये लॉन्ग होता है, अनब्रोकन, कहीं से टूटा हुआ नहीं होता, और क्या होता है डबल स्टैंडर्ड होता है, और इट इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स। ये कहां पे पाया जाता है, क्रोमोसोम्स के अंदर। और अगर एक डीएनए की बात की जाए, डीएनए के अंदर 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डीएनए के अंदर 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, और अगर इसका साइज देखा जाए तो वो 5 सेंटीमीटर है। ये एमसीक्यूज है, ये भी एमसीक्यूज, ये भी जो है एमसीक्यूज। डीएनए के अंदर 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होंगी और उसका साइज कितना होगा, 40 सेंटीमीटर, और इस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है फास्फोरस की वजह से। डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होगा फास्फोरस की वजह से। अगर इसको हम मजीद देखें तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की मदद से हम लोग 280 किताबें लिख सकते हैं, 280 किताबें लिख सकते हैं, और हर किताब के पास 1000 पेजेस हों। 280 किताबें, 1000 पेज, हर पेज के ऊपर 500 अल्फाज लिखे हुए हों, तो इतनी किताबें हम लिख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड से, जो कहां पे पाए जाते हैं, डीएनए के अंदर। इसके बाद अगर देखा जाए, हम बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन की, तो हमने कहा है कि क्रोमोसोम्स के अंदर जो 40% पाया जाता है वो हिस्टोन प्रोटीन है। इस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, किस चीज की वजह से, अमीनो एसिड्स की वजह से, और आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो एसिड्स होते हैं, उन्हीं की वजह से हिस्टोन प्रोटीन पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, 5 टाइप्स होती हैं हिस्टोन प्रोटीन की। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोसोम्स के जो डीएनए है 200 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए। डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी 200 टाइप्स जो हैं वो क्या करती हैं, 8 हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द बल खाती हैं, रैस होती हैं, पकड़ लेती हैं और एक गोल स्ट्रक्चर बना देती हैं, एक गोल साफ्ट बना देती हैं, जिसको हम नाम देते हैं किस चीज का, न्यूक्लियोसोम्स का। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्टोन प्रोटीन है, और इसके गिर्द न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं, कितनी, 200 न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए की, और ये गोल सा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम नाम देते हैं किस चीज का, न्यूक्लियोसोम का। अब इसके बाद अगर देखा जाए कि न्यूक्लियोसोम के अंदर हिस्टोन प्रोटीन भी है, न्यूक्लियोटाइड भी है। न्यूक्लियोटाइड पर नेगेटिव चार्ज है, हिस्टोन प्रोटीन के अंदर जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बड़ी मजबूती से पकड़ लेते हैं, तो एक ऐसे मजबूती से पकड़ते हैं कि वहां पे मुकम्मल तौर पर मजबूत सी क्वाइलिंग बन जाती है। उस क्वाइलिंग को हम नाम देते हैं किस चीज का, सुपर क्वाइलिंग का। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। तो यहां तक हमने कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स की बात की। उसके बाद देखा जाए क्रोमोसोम्स की 2 टाइप्स होती हैं, हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। तो इसको थोड़ा सा रेस करते हैं, फिर मतलब यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन की वजाहत करते हैं। अच्छा भी आगे चलते हैं। हमारे पास क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को हम नाम देते हैं यूक्रोमैटिन और दूसरे को हम नाम देते हैं हेटेरोक्रोमैटिन का। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब जो क्रोमोसोम का वो पार्ट जो नॉन कंडेंस्ड होता है उसको हम नाम देते हैं यूक्रोमैटिन, और जो कंडेंस्ड पार्ट होता है उसको हम नाम देते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। कंडेंस्ड पार्ट क्रोमोसोम का यूक्रोमैटिन, नॉन कंडेंस्ड पार्ट क्रोमोसोम का हेटेरोक्रोमैटिन। ये जो है एक्टिव पार्ट होता है क्रोमोसोम का, और ये क्या होगा, नॉन एक्टिव पार्ट होगा क्रोमोसोम का। और ये जो यूक्रोमैटिन है यहाँ पर जीन्स जो है वो खुद को एक्सप्रेस करते हैं, और यहाँ पे जीन्स खुद को एक्सप्रेस
नहीं करते। तो ये हमारे पास आसान और सिंपल सा तारुफ है जिसमें हमने क्रोमोसोम्स और जीन का तारुफ देखा है। इसके बाद 1 बाय 1 करके लेक्चर्स अपलोड होते जाएंगे, तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई इशू हो तो आप उसमें कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।